वृष लगन शुक्रदेव तृतीय स्थान में यानी तीसरे स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्र ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं, अगर शुक्रदेव आपके तीसरे स्थान में हो, सहज स्थान में हो, तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके लग्न से लग्नेश तीसरे है, पहली बात। उसके बाद आपकी दूसरी राशि तुला राशि उससे दशम में जाके विराजमान है। तो आप एक चीज तो नोट कर सकते हैं, और किसी भी ग्रह को या किसी भी कुंडली में किसी ग्रह को फलों को देखना हो तो आप ये सूत्र उसके साथ लगा सकते हैं। यहां पे शुक्रदेव आपके चाहे किसी से दृष्ट हो, चाहे किसी से युद्ध हो, चाहे कोई ऐसा कोई ग्रह है जो इनको मित्र नहीं मानता, शत्रु मानता है, उससे युद्ध हो, तो भी ये यहां पे खराब फल नहीं देंगे। आप अकेले नहीं होंगे परिवार में, बहन भाई भी होंगे परिवार में, बहनों की मात्रा ज्यादा हो सकती है। शुक्रदेव को स्त्री का कारक बताया गया है। स्त्रियों से विशेष स्नेह यहां पे आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पराक्रम की यात्रा या कैसा पराक्रम करेंगे उसमें स्त्रियों का विशेष योगदान या हेल्प आपको प्राप्त हो सकती। यहां से ये भाग्य स्थान को देखने की वजह से भाग्य स्थान का प्रबल फल, भाग्यशाली होता है ऐसा इंसान, लेकिन उसमें शर्त है, वहां पे शुक्रदेव किसी खराब ग्रह से युत या दृष्ट नहीं होना चाहिए। इसकी अपनी दृष्टि पूर्ण और अच्छी होनी चाहिए, खुद का बल अच्छा होना चाहिए, वो शर्त है यहां पे। लेकिन बाकी चीज जो तीसरे स्थान से संबंधित है वहां पे कोई शर्त नहीं है। चाहे खराब हो, पापी ग्रह से युद्ध हो, राहु केतु के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, या सूर्य के साथ हो, या मंगल के साथ हो, कोई टेंशन नहीं है। पराक्रमी बनता है ऐसा इंसान। खेल कूद में विशेष रुचि होती है ऐसे इंसानों की। स्लो मोशन के गाने सुनने में बहुत विशेष रुचि होती है ऐसे इंसानों की। हृदय से बहुत भावुक होता है ऐसा इंसान। दूसरे की तकलीफ में खुद के आंसू आ जाते हैं ऐसे इंसान के। ये सब बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें भी मिल सकती है आपको, कि कहीं पे ऐसा मिल सकता है कि पराक्रमी होगा, कहीं पे ऐसा मिल सकता है भावुक होगा। इन सबको मिक्स करेंगे तब सम्मिलित मिल सकता है। कि किसी विद्वान ने कुछ और देखा अभ्यास में, और हमने अभ्यास में जितनी कुंडलियों में देखा वो सब सम्मिलित करके आपको बता रहे। आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते, बिना थके अपने काम को करने वाले हो सकते हैं, आपका दिमाग टेक्निकल हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना आपकी आदत हो सकती है। अब ये सब क्यों हो सकती है? पहली बात तो ये पराक्रम का स्थान है, ये तीसरा स्थान है जहां पे हर ग्रह आपके बाहुबल को, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, ये कर्क राशि है, और कर्क राशि कोई भी चीज को स्थिर नहीं रहने देती। वो जल की तरह उसको चलते रहता है ऐसा इंसान। उसके विचार भी चलते रहते हैं, उसके काम भी चलते रहते हैं, और उसकी यात्रा भी निरंतर चलते रहती है बिना थके। ऐसा इंसान कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। शुक्र कमजोर हो गया, भोगों को भोगने में शुक्र कमजोर हो गया, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, शरीर क्षीण हो सकता है, बल में कमी आ सकती है, लेकिन पराक्रम में कमी नहीं आएगी। अगर शरीर में बल नहीं है तो कुछ ऐसे रास्ते चुन सकता है जिसके द्वारा अपने कर्तव्यों को पालन करने में इनको अर्निंग होती रहे। क्योंकि चंद्रमा आपकी लिक्विड मनी है। चंद्रमा का पोजीशन अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, और चंद्रमा का अगर पोजीशन खराब हो तो यहां पे शुक्रदेव फिर गड़बड़ हो सकते हैं।
कारण चंद्रमा आपके मन पे इफेक्ट रखता है, और मन कमजोर होने से फिर शुक्र का बल एक निश्चित आयु वर्ग तक ही अच्छा रहता है। उसके बाद में शुक्र भी अपना, जब शुक्र कमजोर हो गया तो बॉडी में फिर हर तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा बलवान है, मन बलवान है, या फिर सूर्य बलवान है, आपकी आत्मा बलवान है, तो आप हार नहीं मानते, आप अपने कर्मों में निरंतर लगे रह सकते हैं। शुक्र ग्रह कर्क राशि में या कोई भी ग्रह, पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। यहां पे शुक्र ग्रह थोड़े भावुक होंगे, थोड़े ज्ञानी होंगे, थोड़ा लोगों का भला करने में विशेष इंटरेस्ट लेंगे। आप कोई सामान लेके घर में जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिल गया, हालांकि भिखारियों से आप कोई विशेष स्नेह नहीं करेंगे, लेकिन जरूरतमंद का भला करने में आपके अंदर एनी टाइम प्रेरणा रहेगी। अब वो परिवार में वो सामान लेके जा रहे हैं और आपको कोई मिल गया जो जरूरतमंद है, और उसके चेहरे का भाव देख के आपको पता चल गया इसको एक्चुअल में जरूरत है, और उसने वही सामान मांगा जो आप लेके आ रहे हैं, तो आप उसको दे के जा सकते हैं खाली हाथ। दूसरी जगह से वापस सामान लेके घर में जाएंगे, लेकिन वो उसको दे देंगे। वो इस समय ये नहीं सोचेंगे कि मेरा कितना पैसा लगा है, क्या लगा है, वो बाद में सोचेंगे। वही 400-500 रुपये का सामान लाए थे, वो बेचारा भूखा था, दे दिया, तो दोबारा लेके जाना है तो नहीं है तो किसी से उधार लेके जाएंगे। ऐसी कुछ भावना, ऐसी कुछ प्रेरणा पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत सी कुंडलियों में देखा है। हमारा भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कैंडिडेट है। कई जीव जैसे इस तरह के हैं, उनकी कुंडलियों का जब अध्ययन किया तो पता चला कि उनके तीसरे स्थान में पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह बैठा हुआ। किसी को शुक्र था, किसी को गुरु था, किसी को चंद्रमा था, और उनकी दिनचर्या या जीवन यात्रा का अध्ययन किया तो पता चला ऐसे इस तरह के इंसान हैं। हमने केवल इशारे में पूछा था कि ऐसा कुछ है क्या, उन्होंने मना कर दिया। ये अपने काम की तारीफ नहीं करते हैं ऐसे इंसान, लेकिन परिवार ने बताया कि ये ऐसे ही है। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अगर पुष्य नक्षत्र में यहाँ पे शुक्र देव आ गए तो बोला जाता है ये विष योग होता है। जब कर्म कांड का जो विद्वान है वो इस बात को समझता है कि जब भी आप कोई अच्छे काम, चाहे भगवान से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, कोई भी धार्मिक आयोजन जब किया जाता हो और शुक्र ग्रह अगर पुष्य नक्षत्र में है तो उस दिन को टाल दिया जाता है। सेम जन्म कुंडली का विषय यहाँ पर आके इस चीज को इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे शनि देव आपको कुछ अलग प्रेरणा दे रहे हैं। आप बहुत बड़े दानी हो सकते हैं, आप भोगों से दूरी बना सकते हैं। बड़े बड़े ट्रस्टों के मालिक या पहले से पैसे वाले हैं, या परिवार के द्वारा आपके पास बहुत पैसा है, बाय बर्थ आप अच्छे पैसे वाले हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग आप जनता को, लोगों का भलाई करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि काम चलता रहेगा, पैसे की अर्निंग होती रहेगी, उसमें इतना कोई योगदान या इतना कोई तकलीफ आप नहीं देंगे, लेकिन आपको उस पैसे को भोग करना है, उसमें आप कमी कर देंगे। आपका भोग लोगों का भला करने में हो सकता है। किसी को लोगों का भला करने में बहुत आनंद आता है, दुखियों के साथ बैठ के उनकी किस्से कहानी सुनने में बहुत आनंद आता है, और किस तरह से उनका दुख दूर करे, वैसी प्रेरणा पुष्य नक्षत्र में शुक्र देव होने से आपके अंदर प्राप्त होगी। आपके पास वो ज्ञान रहेगा, वो चीजें आपकी स्पंदित होगी, या आपके वो चक्र जागृत होंगे जिसके द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि प्राणी मात्र का इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में आके उसका धर्म क्या है, उसको किस लिए भेजा गया है, उसके पास वर्क क्या है। क्या वही है जैसे जानवर है, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, क्या ऐसा ही इंसान का जीवन है? वो ये सब चीजें सोचेगा, जानवर तक की दुख में दुखी होगा। उसके लिए भी बहुत बड़ी जैसे गौशालाएं खुलवाना, या फिर फालतू जो जानवर घूम रहे हैं उनकी हेल्प करना, ये सब प्रेरणा
यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में शुक्रदेव होने से प्राप्त हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सांसारिक भोगों से विरक्त हो जाता है ऐसा इंसान, मायावी दुनिया से दूर हो जाता है ऐसा इंसान। परिवार बोलते हैं शादी नहीं कर रहा है, बाकी ग्रहों का अपना एक योगदान होता है, वो अलग बात है। लेकिन शादी करके भी, बच्चे हो गए उसके बावजूद भी, यह सब प्रेरणा ऐसे इंसानों के अंदर होती है। अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुद्ध देव को प्राप्त है। यहां पे बैठने की वजह से आप संसार से संबंधित, परिवार से संबंधित सब कामों को अपने कर्तव्य के हिसाब से संपूर्ण निष्पादन करेंगे, संपूर्ण तैयारी के साथ पूरा करेंगे। और शरीर से भी, मन से भी, संसार के साथ, परिवार के साथ, मोह माया के साथ आप जुड़े रहेंगे। मतलब आप वर्तमान समय के सबसे अच्छे प्राणी जो बोले जाते हैं वो रहेंगे। समाज में मान सम्मान होगा, पराक्रम के द्वारा सब चीज़ों को प्राप्त करने का बल आपके अंदर होगा, हर चीज़ों को गहराई से समझने की प्रेरणा आपके अंदर होगी। सब काम करेंगे, धर्म में भी रत रहेंगे, कर्म में भी रहेंगे और भोगों में भी रहेंगे। मनुष्य जीवन ऐसा ही है, उसमें रजस भी होता है, उसमें तमस भी होता है और उसमें देवत्व भी होता है। तो समय के हिसाब से तीनों गुणों का भरमार आपके शरीर या आपकी बुद्धि और विवेक में होगा और तीनों कर्म करेंगे आप। सब चीजों का भोग करेंगे, सब चीजों को भोग करने का पराक्रम आपके अंदर रहेगा और हर चीज को अपनी एक ड्यूटी और अपने चरित्र और अपने कर्म के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। नवमांश की बात करें तो पहला नवमांश कर्क राशि में कर्क का ही रहेगा 3.20 डिग्री तक। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। अब अगर अंश बल में जाएं तो 6 अंश तक मृत होता है। तो बोला जाता है मृत अवस्था में ग्रह रहा हुआ अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन 3.20 डिग्री तक है तो कर्क के ही नवमांश में हो जाता है। तो ये विपरीत बातें, अंश बलों को समझने के लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके लग्न के अंश कैसे हैं, और जितने ग्रह लग्न के अंश के समीप बैठे हुए वो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। चाहे आपके लग्न के अंश 3 ही है और आपके शुक्र ग्रह भी 3 ही अंश पे है, तो आपके शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है और उसके भी ऊपर वो वर्गोत्तमी भी हो गए तो और ज्यादा बलवान हो गए। इस तरह से समझना पड़ेगा आपको। जब ये सब चीजें आप अभ्यास में देखेंगे तब आपको समझ में पूरी डिटेल में आएगा। 6.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे, 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेंगे और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे। अंश बल है तो सम राशि होने से प्रथम 6 अंश तक ग्रह मृतावस्था में रहता है, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहता है और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है। ये सब बातें नवमांश की, अंश बल की और कर्क राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र है उनकी, वो सब बातें अक्षरश हमने आपको वैसे ही बता रहे हैं जो पुस्तकों में विवरण है या कहीं पे आप पठन पाठन कर रहे हैं, किसी गुरु के सानिध्य में ज्ञान ले रहे हैं, तो उसके द्वारा भी यही सब बातें आपको मिलेगी। ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, चाहे नोटिंग करके रख लो। आपको ये चीजें बहुत कुछ समझ में तब आएगी जब आप अभ्यास में इसको अपनाएंगे, क्योंकि हमारा कार्य है आपको संपूर्ण पुस्तकों के द्वारा भी, अभ्यास के द्वारा भी जितना हमने जाना है, समझा है ग्रहों को या भावों को या राशियों को, उतना हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बिना कोई लाग लपेट के। न कोई ऐसे श्लोक आपको प्रोवाइड करवाए, न कोई ऐसी भाषा हमारी है जिसके द्वारा समझना मुश्किल हो। आम बोलचाल की भाषा के द्वारा ही हम आपको उसी भाषा में, जिस भाषा में हम अच्छी तरह समझते हैं, उसी भाषा में आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी उसी भाषा में सीखा है। हमारे भी गुरुदेव हमको संस्कृत का श्लोक बोल के उसका अर्थ नहीं समझाते थे, उसका डीप अध्ययन समझाते थे कि शुक्र ग्रह है या सूर्य ग्रह है या चंद्र ग्रह है तो उनका अपना कारकत्व क्या है,
वो किस तरह से सृष्टि के साथ अपने फलों को देते हैं और किस तरह से जीव मात्र पे उनका इफेक्ट होता है। शुक्र ग्रह के विषय में बहुत अच्छा अध्ययन आप बोल सकते हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि और किसी ने नहीं किया, नहीं, हम अंश मात्र हैं। जो ग्रहों के अंश बताए जाते हैं, आप ये समझ लो ज्योतिष में हम 0.01 अंश पे। हमारी यात्रा इस जन्म में आप ये सोच सकते हो कि चालू हुई है शायद, क्योंकि पिछले जन्म का हमको अनुभव नहीं है और हम कुंडली के द्वारा वैसी कोई योग्यता भी नहीं रखते कि आपको ये बता सके कि आपका पिछला जन्म क्या था। ये सब बताना बहुत कुछ मतलब भ्रमित करना है। ये सब बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप निरंतर अभ्यास में रहेंगे और अपनी ध्यान साधना के द्वारा एक श्रेणी प्राप्त करेंगे। तब आपको एक अलग सी अनुभूति आपके अंदर पैदा होगी जो आपको ये समझाएगी कि यहाँ पे ये ग्रह आपको इस तरह के फल भी दे सकते हैं। कब? जब आप अपने कर्मों को चेंज करके उसके अनुरूप कर्म करेंगे। शुक्र ग्रह का पहले भी 2 पाठों में या मेष लगन में भी शायद हमने बताया है कि शुक्र ग्रह का अच्छा फल पाने के लिए लक्ष्मी जी की आराधना, देवी आराधना और फीमेल से संबंधित जो भी प्राणी है उसकी सेवा या उसका आदर करना बहुत अच्छा होता है। बहुत सी पुस्तकों में भी ये भी सुनने को मिलता है कि आप कन्यादान करते हो तो शुक्र ग्रह के सब खराब फल नष्ट हो जाते हैं। होते हैं, हम ये नहीं बोलता नहीं होते, होते हैं। लेकिन कब? जब कन्यादान हो। क्या आज के समय में कन्या का दान हो सकता है? आप गोदान कीजिए ना भाई, लेकिन शर्त यही है कि जिसको कर रहे हैं वो एक्चुअल में उसको पालने वाला हो, उसके ऊपर आश्रित हो या उसकी सेवा करे। वो अगर दूसरी जगह बिक्री कर रहा है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। जरूरतमंद को होता है दान। और हर ग्रह की पीड़ा का शमन करने के लिए गौ माता के सानिध्य में रहना, उसको प्रणाम करना, उसको अपने जो हम लोगों के संस्कारों में था कि घर से खाना देना, खासकर गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ये सब डेली का नियम था जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का अपना एक क्षेत्र है और उसमें अच्छा काम भी हुआ है। जिस चीज़ को भूल रहे हैं आज वापस हम लोग उस चीज़ को अपनाना चालू किया है। शहरों में भी लोग देते हैं, हम भी सिटी में ही रहते हैं। अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भावना अब लोगों की धीरे धीरे, और हम तो धन्यवाद बोलते हैं सोशल मीडिया का या उन गुरुओं का जो ये सब बोल के लोगों को करने की प्रेरणा दे रहे हैं। चाहे आप ग्रह की पीड़ा का शमन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आप कुछ अच्छा कर रहे हो। आप उन पशुओं को, उन जानवरों को जो बहुत कुछ इंसानों पे आश्रित है, उसका कारण है कि इंसानों ने उनके लिए जो चारागाह था, उनके लिए जो जंगल थे, उनको कटवा के अपनी जगह उसके अंदर बना ली। तो वो कहाँ जाए हैं? तो अगर उनको खाना दे रहे हैं, अगर किसी जीव का पेट भर रहे हैं, अगर किसी स्त्री का अपमान नहीं कर रहे हैं और सबको अच्छी नज़र से देख रहे हैं, तो शुक्र ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।